हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स में। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ, मस्त और आज कुछ नया सीखने के लिए बेताब होंगे। तो अपनी कॉपियाँ खोल लीजिए। आज हम अपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के सफ़र में एक नया और बहुत ही रोमांचक मोड़ लेने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रा एक बार अपनी याददाश्त को ताज़ा करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या जादू देखे थे। तो याद है ना आपको, लास्ट क्लास में हमने किसी अवयव की जो कोटि है उसके दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हमने देखे थे। तो पहला रिजल्ट ये था कि अगर किसी अवयव को किसी कवच में बंद कर दे तो उसका जो ऑर्डर होता है वो चेंज नहीं होता है, उसी अवयव के ऑर्डर के बराबर होता है। और साथ में हमने देखा कि एक ही पावर, अगर किसी पावर का अगर हम ऑर्डर निकालें तो वो उसी अवयव के ऑर्डर के बराबर होता है यदि P और N का GCD ऑफ P ऑफ N इक्वल टू 1, यानी कि ये जो P है और ऑर्डर ऑफ N है ये क्या होने चाहिए, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर होने चाहिए। तो लास्ट क्लास तक हमने ग्रुप के एक एक अकेले सदस्य की ताकत देखी थी जिसको हमने कहा था कोटि। लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या होगा अगर इस बड़े से ग्रुप के कुछ सदस्य मिलकर अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी बना ले, यानी कि अपना एक छोटा ग्रुप और बना ले। आज हम उसी सीक्रेट सोसाइटी का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 18वीं सदी के अंत में जो महान गणितज्ञ हुए हैं, जोसेफ लुई लैंग्रैज। तो लैंग्रैज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, जोसेफ लुई लैंग्रैज। इन्होंने क्या किया कि बहुपदों के जो मूल होते हैं, रूट्स होते हैं, को घुमा फिराकर उनके पैटर्न यानी कि परमुटेशन का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ पैटर्न मिलकर एक बहुत बड़ा ग्रुप बना रहे हैं। ये ग्रुप इतना बड़ा था कि इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी लैंग्रैज की नज़र एक बहुत ही अजीब चीज़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि इस विशाल और शोर शराबे वाले ग्रुप के ठीक बीचों बीच कुछ सदस्य ऐसे थे जो आपस में मिलकर ठीक वैसे ही नियमों का पालन कर रहे थे जैसे पूरा ग्रुप कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक विशाल बेतरतीब शहर के अंदर एक बहुत ही अनुशासन और सुंदर छोटा सा किला बना हुआ है। लैंग्रैज ने समझ लिया कि बड़े ग्रुप को समझने का एक ही तरीका है कि उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पढ़ना। और यहीं से जन्म हुआ गणित के सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स में से एक, जिसे हम कहते हैं सब ग्रुप यानी कि उपसमूह। आज हम इसी किले के दरवाजे खोलने वाले हैं। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं कॉन्सेप्ट का, फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा जो कॉलेज है वो एक पूरा का पूरा ग्रुप है। इस कॉलेज में क्या है, हज़ारों बच्चे हैं और कॉलेज का अपना एक संविधान और नियम है, कायदा है। अब इसी कॉलेज के अंदर 50 बच्चों ने मिलकर एक अपना अलग से साइंस क्लब बना लिया। ठीक है, ये क्या ये बच्चे कॉलेज के बाहर के हैं? नहीं, कॉलेज का ही ये समझे हैं। अगर ये साइंस क्लब कॉलेज के ही नियमों को मानते हुए अपने आप में परफेक्ट है, यानी कि इसका अपना एक आइडेंटिटी है, ये एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं, इनकी इन्वर्स है, तो हम इस क्लब को कॉलेज का क्या कहेंगे, एक सब ग्रुप कहेंगे। तो कॉलेज हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया, और ये जो साइंस क्लब है ये क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। तो अब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करते हैं कि गणितीय परिभाषा क्या होती है सब ग्रुप की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम उप समूह भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको उप ग्रुप भी लिखेंगे, क्योंकि उप समूह थोड़ा सा वर्ड ऐसा है कि जो बोलने में भी आसान नहीं है, तो हम इसको उप ग्रुप बोलेंगे। तो डिफाइन करते हैं हम उप समूह या उप ग्रुप। सब ग्रुप, उप ग्रुप यानी कि सब ग्रुप। काम करते हैं, सब ग्रुप को डिफाइन करने से पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो सब ग्रुप की डेफिनेशन में आती है। उसका नाम है कॉन्सेप्ट का प्रेरित संक्रिया। तो संक्रिया तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन ये प्रेरित संक्रिया यानी कि इंड्यूस्ड ऑपरेशन क्या होता है, इंड्यूस्ड कंपोजिशन या फिर ऑपरेशन। तो प्रेरित संक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि तो मान लेते हैं, माना
जी कोमा स्टार जो है एक ग्रुप है। तो जी एक समुच्चय है और स्टार उस पर क्या है, एक ऑपरेशन है। तथा एच जो है जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है। एक नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है जी का, तब ये जो संक्रिया है, संक्रिया स्टार को एच में प्रेरित संक्रिया यानी कि इंड्यूस्ड ऑपरेशन कहा जाता है यदि ए स्टार बी जो है परिभाषित है, ए स्टार बी एच के प्रत्येक अवयव के लिए परिभाषित है, प्रत्येक अवयव के लिए सुपरिभाषित है। वैसे तो ग्रुप है, सभी अवयवों के लिए परिभाषित है, तो एच के लिए भी होगा। लेकिन प्रेरित संक्रिया का मतलब ये होता है कि पहले हम पूरे जी पे काम कर रहे थे, अब हम केवल इस एच के ऊपर काम करेंगे, एच के ही अवयव लेंगे। ऐसे नहीं है कि एक अवयव एच का ले लिया, एक अवयव जी का ले लिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, स्टार जो है वो क्या कहलाता है, एच पर इंड्यूस्ड ऑपरेशन कहलाता है। अब हम हमारे सब ग्रुप की डेफिनेशन पर आते हैं, उप ग्रुप। तो उप ग्रुप यानी कि सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, बस यही सेम डेफिनेशन ही है, इसी को हम लिखने वाले हैं। तो हम जी कोमा स्टार एक ग्रुप मान लेते हैं। तो माना जी कोमा स्टार जो है एक ग्रुप है तथा एच जो है जी का एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। तब एच जो है जी का उपग्रुप कहलाता है यदि एच स्वयं जो है प्रेरित संक्रिया के लिए ग्रुप हो। सिंपल डेफिनेशन है कि H क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अरिक्त होना चाहिए। रिक्त समुच्चय के लिए सब ग्रुप डिफाइन नहीं होता है, तो H अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। और H उपग्रुप कब कहलाएगा, जब H क्या हो, खुद में ग्रुप बना रहा हो। ग्रुप यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, ये सारे के सारे अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तब हम उसको क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे, उपग्रुप कहेंगे, ठीक है। क्लियर है डेफिनेशन। और इसे कैसे लिखते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यदि H जो है G का उपग्रुप है तो इसे H सब ग्रुप G से लिखा जाता है। सबसेट जैसा ही निशान है, बस थोड़ा सा हमने लेस देन टाइप का एक जो सिंबल है वो बना दिया। तो इस प्रकार का सिंबल जो है, पहले सबसेट ये सिंबल होता है, हमने एक बड़ा सिंबल इस प्रकार से बना दिया। इसका मतलब क्या है, सबसेट तो है ही, लेकिन साथ में ये क्या है, सब ग्रुप की सब ग्रुप भी है, ठीक है। अब सब ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो ई यानी कि केवल एक अवयव है इसके अंदर ई, तथा जी जो है जी के या फिर ग्रुप जी के उपग्रुप यानी कि सब ग्रुप होते हैं जिन्हें जी के ट्रिवियल या फिर इसको हम बोल सकते हैं विषम उपग्रुप, विषम उपग्रुप यानी कि इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहा जाता है। तो कोई सा भी ग्रुप हो उसके दो सब ग्रुप हमेशा हमेशा होंगे। कौन कौन से, एक तो वो खुद, ठीक है, क्योंकि जी भी क्या होता है, जी का सबसेट होता है।
हर सेट खुद का सबसेट होता है, जी ग्रुप बना रहा है तो ये भी ग्रुप बनाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, जी जो है वो जी का क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। और एक हमारा होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसके साथ हमने एक अवयव वाला जो समुच्चय बनाया ई, ये भी क्या बनाता है, एक सब ग्रुप बनाता है। तो ये दोनों जो सब ग्रुप हैं जो कि होते ही होते हैं, चाहे ग्रुप किस कैसा भी हो, हाँ ग्रुप होना चाहिए, जब वो खुद ही ग्रुप नहीं है तब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन पहले अगर वो ग्रुप है तो दो सब ग्रुप ई और जी हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विषम उपग्रुप कहते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो विषम सब ग्रुप पर नहीं रहेगा, हमारा इंटरेस्ट होता है उचित उपग्रुप पर, जो ई और जी के अलावा सब ग्रुप है हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जी के अन्य सभी उपग्रुप, अन्य सभी उपग्रुप जो है जी के क्या कहलाते हैं, उचित उपग्रुप कहलाते हैं, उचित उपग्रुप यानी कि प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, मैं थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपकी क्लियर रहें। तो इसको मैं उचित उपग्रुप बोल देता हूँ, आपको ध्यान रखना है उचित उपग्रुप क्या होता है, और ये हो जाएगा आपका विषम उपग्रुप, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए कि इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है और प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है। तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं सब ग्रुप का। तो समूह के भीतर एक संपूर्ण संसार है, एक हिस्सा वही नियम पूर्ण अस्तित्व है, यानी कि ये आपका बड़ा मुख्य ग्रुप है और ये इसका एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम सब ग्रुप कहेंगे। तो जैसे एक विशाल जादुई क्रिस्टल द्वीप से टूटकर अलग हुआ एक छोटा द्वीप है जिसकी संरचना और शक्ति बिल्कुल मुख्य द्वीप जैसी है, तो ये एक बड़ा द्वीप है और इससे टूटकर एक छोटा द्वीप बना है, तो जो गुणधर्म इसके हैं वो सारे के सारे गुणधर्म इसके हैं। तो यदि H समूह G का एक हिस्सा यानी कि सबसेट है और उसी संक्रिया के लिए खुद भी क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, यानी कि ग्रुप के नियमों का पालन करता है, तो वो क्या कहलाता है, एक सब ग्रुप कहलाता है। सब ग्रुप बनने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि जो संक्रिया है वो बदलनी नहीं चाहिए, तो जो G की संक्रिया है वो उसी संक्रिया के लिए हम उसको सब ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। तो हमने ये देखे कि हमारे पास दो ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, जो कि क्या होता है, जी और आइडेंटिटी। इसके बाद में जो बाकी सभी है जो मेन हमारे हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं, उचित उपग्रुप। तो एक बड़ा समूह जिसके भीतर का एक छोटा हिस्सा भी उस नियमों का पालन करता है उसको हमने क्या कहा, सब ग्रुप। ट्रिवियल सब ग्रुप यानी कि विषम सब ग्रुप या फिर तुच्छ समूह, उपसमूह बोलते हैं इसको। इसमें केवल एक चांदी का सिक्का ई जिसको हमने कहा या पूरा का पूरा खजाना जी शामिल है, ये क्या हो गया आपके ट्रिवियल। और प्रॉपर सब ग्रुप क्या है, खजाने के बीच की जो दुर्लभ रत्नों की जो पेटी है ये क्या है, एक जी के अलावा, ई और जी के अलावा क्या है, ये सब ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर सब ग्रुप यानी कि उचित उपसमूह, ठीक है। तो अब हमने उपसमूह देख लिए कि उपसमूह क्या होते हैं। अब हम उसको एग्जाम्पल्स देखेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं सब ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स। अभी हम केवल नंबर लाइन के एग्जाम्पल देखेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे चेक करते हैं कि ये सब ग्रुप है या फिर नहीं है। तो अभी के लिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, आपको पता है कि Z क्या होता है, एक ग्रुप होता है, Q भी ग्रुप होता है। तो Z जो है, या Z के साथ मैं प्लस लिख देता हूँ, Q कोमा प्लस का एक क्या है, उप ग्रुप है। तो Q यानी कि आपकी परिमेय संख्याएं, एक बड़ा समुच्चय हो गया और उसके अंदर क्या होता है, Z होता है, तो ये एक सब ग्रुप हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो Q है उससे बड़ा समूह होता है R, तो ये R प्लस का क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम Z की बात करें तो हम समूह डिफाइन करते हैं, जैसे H हमने डिफाइन किया, H इज इक्वल टू 2n, जहाँ n क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या है, यानी कि क्या है, सभी
सम पूर्णांकों का समुच्चय है। जितने भी सम पूर्णांक है वो सारे के सारे आ गए। तब आपका h जो है वो z कोमा प्लस का एक सब ग्रुप होगा, उपग्रुप होगा। तो इस प्रकार से ये नंबर लाइन पर हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए ग्रुप के। अब हम एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं जिसको थ्योरम भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे। प्रूफ के लिए आप कोई भी टेक्स्ट बुक देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मुझे प्रूफ यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके प्रूफ के लिए या तो मैं प्रूफ करके आपको भेज सकता हूँ या फिर मैं सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगा। तो अभी के लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं, और स्टेटमेंट क्या है कि मैं इसको स्टेटमेंट के हिसाब से लिखता हूँ, नोट करके लिख देता हूँ, रिमार्क या फिर नोट। तो ये ऐसा है कि यदि कैपिटल H जो है G का सबग्रुप है, उपग्रुप है, तो क्या कंडीशन होती है। नंबर 1 कंडीशन ये है कि H तथा G का तत्समक अवयव क्या होता है, सेम ही होता है, अलग अलग तत्समक अवयव नहीं होते हैं। तो जो G का तत्समक अवयव है वही क्या होता है, H का भी तत्समक अवयव होता है। तो इसके बाद में इन्वर्स की बात करते हैं। H के किसी अवयव का जो प्रतिलोम है, ठीक है, वही होता है, वही अवयव होता है जो G में A का प्रतिलोम है, G में A का प्रतिलोम है। तो अगर मान लो A का इन्वर्स निकालें तो H में तो B आ रहा है और G में B डैश आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। सेम ही इन्वर्स निकलेगा, सेम ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसके बाद में थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि H में किसी अवयव A की जो ऑर्डर होता है, कोटि होती है, वह वही है जो G में A की कोटि है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। पहली चीज़ है आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज नहीं होता है, H में निकालो G में निकालो, बात एक ही है। इसके अलावा A का जो प्रतिलोम अवयव है वो भी, जैसे मान लो कि ये हमारा बड़ा ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप है, तो इसमें कोई अवयव A है तो इसका इन्वर्स जो है, चाहे आप H में निकालो चाहे आप G में निकालो, सेम रहेगा। साथ के साथ जो कोटि होती है वो भी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो ये कुछ रिजल्ट है यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक रिजल्ट और है, इसको मैं ऑब्जर्वेशन है वैसे नॉर्मली, तो यदि H जो है G का सबग्रुप है तो E जो होता है तत्समक अवयव वो H के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि तत्समक अवयव H के अंदर हो ही नहीं। तो हमने जो माना कंडीशन कि H क्या होना चाहिए, अरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए, तो उस अरिक्त का मतलब ही यही है कि उसके अंदर ये आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। बाकी हमें उसके अरिक्त होने से, रिक्त होने से प्रॉब्लम नहीं थी। रिक्त होने पर क्या होता, ये तत्समक अवयव उसके अंदर नहीं आता, और तत्समक अवयव नहीं आता तो फिर हम ग्रुप उसको नहीं बोल सकते थे। इसीलिए हमने यहाँ पर ये कंडीशन डाली है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो H में होना चाहिए। इसीलिए इसको मैंने कहा कि H क्या होना चाहिए, G का एक अरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए। ऑलराइट, परिभाषा और देख लेते हैं जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ग्रुप का। कॉम्प्लेक्स ग्रुप नहीं, ग्रुप का कॉम्प्लेक्स, दोनों चीज़ें अलग अलग है। कॉम्प्लेक्स ग्रुप तो C होता है, लेकिन ग्रुप का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप सम्मिश्र, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। किसी ग्रुप का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सम्मिश्र क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। तो ग्रुप का मान लेते हैं, माना G कोमा स्टार जो है वो ग्रुप है, माना G कोमा स्टार एक
ग्रुप है तो जी का कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय, कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय जो है, चाहे वो ग्रुप हो या नहीं हो, चाहे वह सब ग्रुप, उप ग्रुप हो या ना हो, जी का सम्मिश्र कहलाता है, जी का कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय होगा जी का, वो उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ कंडीशन होती है कि यदि H तथा K जी के दो कॉम्प्लेक्स है, सम्मिश्र है, तब इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है H K, वो किस प्रकार से डिफाइन होता है, दोनों के अवयवों के बीच में हम संक्रिया करवा देते हैं H स्टार K, जहाँ H जो है वो कैपिटल H से आता है और K के यहाँ से आता है कैपिटल K से आता है। ठीक है, तो बस इस प्रकार से हम एक नया सेट बना सकते हैं H के। और अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स का इन्वर्स निकालना हो तो इसका मतलब क्या है, हर एक अवयव का मैं क्या निकाल दूंगा, इन्वर्स निकाल दूंगा। तो ये दो ऑपरेशन है, एक तो उनका मल्टीप्लिकेशन और एक उनका इन्वर्स। ठीक है, इसके बाद में जो आपका H K होता है वो भी G के अंदर ही होता है। क्यों? क्योंकि H अवयव G का है, K अवयव G का है, तो उनके बीच में संक्रिया करवाएंगे तो भी कहाँ रहेगा, वो G के अंदर ही रहेगा। तो ये H K है वो किसके अंदर रहेगा, G के अंदर रहेगा, तथा H इन्वर्स जो है वो भी किसके अंदर रहेगा, G के अंदर ही रहेगा, G के बाहर नहीं जाएगा। अब ये सब ग्रुप होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन रहेगा किसके अंदर, वो G के अंदर ही रहेगा। तो अभी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सम्मिश्र में, हम केवल उप समुच्चय की बात कर रहे हैं, उप ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक रिजल्ट और लिख देता हूँ मैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में रिजल्ट ही रिजल्ट है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट ये है कि यदि H जो है G का सब ग्रुप है, अभी तक समुच्चय था लेकिन अगर सबसेट नहीं होकर सब ग्रुप है, तब आपका ये जो H इन्वर्स है वो किसके बराबर होगा, H के बराबर होगा। ठीक है, तो ये H इन्वर्स किसके बराबर होगा, H के ही बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, चलो ठीक है, हमने पढ़ लिया कि सब ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो वैसा उपसमुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय जो कि खुद ग्रुप बनाता है, सब ग्रुप कहलाता है। तो क्या हमें सारे के सारे चारों नियम चेक करने पड़ेंगे कि पहले समृद्ध चेक करो, फिर साचार्य, फिर तत्समक अवयव और फिर प्रतिलोम अवयव, क्या सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे? जवाब है नहीं, हमें सब कुछ चेक नहीं करना है, हमें केवल एक कंडीशन चेक करनी है, एक ही चीज़ चेक करनी है। अगर वो हो गई तो सब ग्रुप होगा, अगर नहीं है तो सब ग्रुप नहीं होगा। क्या है वो कंडीशन? तो चलिए उसको थ्योरम के माध्यम से देखते हैं कि कंडीशन फॉर सब ग्रुप। तो इसको मैं लिख देता हूँ उप ग्रुप का अभिलाक्षणिक गुणधर्म। ये जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो हम लिखने वाले हैं और उसी को हम यूज़ करेंगे। तो क्या होती है ये मेन प्रॉपर्टी, अभिलाक्षणिक गुणधर्म? ये होता है कि किसी ग्रुप G का कोई अरिक्त उपसमुच्चय जो कि क्या है आपका, मान लेते हैं H, एक सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि क्या होगा, A स्टार B इन्वर्स किस में अंदर हो, H के अंदर हो, जहाँ A और B किसके अवयव है, H के अवयव है। बस केवल ये चेक करना है, इसके अलावा कुछ भी चेक नहीं करना है। क्या चेक करना है कि H के कोई भी अवयव लो, हम निकालेंगे A स्टार B इन्वर्स। समृद्ध गुणधर्म में तो A स्टार B निकालते थे, लेकिन यहाँ क्या निकालेंगे हम, A स्टार B इन्वर्स। अगर ये भी H के अंदर है तो हम कहेंगे कि वो H क्या बना रहा है, सब ग्रुप बना रहा है,
उप समूह बना रहा है। लेकिन अगर वो नहीं है, कोई भी अवयव ऐसा मिल गया हमें कि ए स्टार बी इनवर्स एच के अंदर नहीं है, इसका मतलब वो सब ग्रुप नहीं होगा। तो बस इतनी सी सिंपल सी कंडीशन है, आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि किस प्रकार से हम ये कंडीशन डिराइव करेंगे। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम आवश्यक प्रतिबंध देखते हैं। आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध में हम मान लेते हैं कि माना H जो है वो सब ग्रुप है, माना H जो है G का सब ग्रुप है। हम मान लेते हैं दो एलिमेंट मान लेते हैं A और B, माना A और B किसके अंदर है, H के अंदर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि A स्टार B इनवर्स किसके अंदर होगा, H के अंदर होगा। तो चूंकि B जो है वो H में है तथा H जो है एक ग्रुप है, ग्रुप है, सब ग्रुप दे रखा था, ये ग्रुप कैसे हो गया, क्योंकि सब ग्रुप क्या होता है, खुद में एक ग्रुप भी तो होता है। तो अगर B H में है और H क्या है, एक ग्रुप बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, B इनवर्स भी होगा H के अंदर, क्योंकि ग्रुप की परिभाषा है कि ग्रुप के प्रत्येक अवयव का जो इनवर्स है वो किसके अंदर होगा, H के अंदर होगा। तो अगर B H का अवयव है तो B इनवर्स भी H के अंदर होगा। अब चूंकि A और B इनवर्स दोनों के दोनों H के अंदर है, तो इनका जो संक्रिया होगी ए बी इनवर्स वो भी किस में होगी, H के अंदर होगी। यानी कि कहाँ से, H में समृद्ध गुणधर्म से, क्योंकि H में भी समृद्ध गुणधर्म लागू होगा। क्यों लागू होगा, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप है। तो ये कंडीशन हमारी आवश्यक प्रतिबंध प्रूफ हो गया। मेन चीज आती है आपकी पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना प्रत्येक A, B बिलोंग्स टू H के लिए हमारा ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, A स्टार B इनवर्स जो है किसके अंदर है, H के अंदर, ये हमने मान लिया। अब हमें सिद्ध करना है कि H क्या है, एक सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे, तो सब ग्रुप होने के लिए इसको ग्रुप की सारी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, समृद्ध गुणधर्म, फिर उसके बाद में साहचर्य गुणधर्म, इस प्रकार से। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, कंडीशन को प्रूफ करेंगे। वैसे हम ग्रुप को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले समृद्ध, फिर साहचर्य, फिर तत्समक और फिर प्रतिलोम करेंगे। लेकिन यहाँ ये प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा क्रम चेंज कर देते हैं। पहले हम ई दिखाएंगे इसके अंदर कि ई कहाँ पर है, एच के अंदर है, क्योंकि तत्समक अवयव दिखाएंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो चूंकि ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है, अतः ए स्टार ए इनवर्स किसके अंदर होगा, एच के अंदर होगा। और ए स्टार ए इनवर्स ई के बराबर है, तो ई किस में होगा, एच के अंदर होगा। अतः संक्रिया स्टार का जो तत्समक अवयव है एच में एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है। तो एक नियम हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इनवर्स प्रूफ करेंगे। इनवर्स कैसे प्रूफ करेंगे, तो चूंकि ई कोमा बी मान लेते हैं, बी बिलोंग्स टू एच, ई तो है ही ना एच में, अभी हमने प्रूफ किया है। तो हम ये जो रिलेशन है उसमें ए की जगह ई रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ई स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और ई होता है हमारा तत्समक अवयव, तो ई को बी इनवर्स के साथ करेंगे संक्रिया, तो हमें क्या मिलेगा, बी इनवर्स। अतः एच के प्रत्येक अवयव बी का प्रतिलोम, बी का प्रतिलोम जो है बी इनवर्स कहाँ है, एच में एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है। तो हमने लास्ट दो जो है आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट प्रूफ कर दिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, समृद्ध गुणधर्म। ठीक है, तो समृद्ध गुणधर्म कैसे करेंगे, चूंकि ए जो है वो एच में है तथा बी इनवर्स जो है वो भी एच में, या फिर ऐसे ही मान लेते हैं कि
दो अवयव मान लेता हूँ, माना ए और बी किसके अंदर है, एच के अंदर है, ठीक है। तो ए और बी इन्वर्स भी एच में होंगे, क्योंकि अभी हमने दिखाया कि अगर अवयव है तो उसका इन्वर्स भी किस में होगा, एच में होगा। अब दिए गए प्रतिबंध से ए स्टार बी इन्वर्स का इन्वर्स किसके अंदर हो जाएगा, एच के अंदर हो जाएगा, ठीक है। दिए गए प्रतिबंध से, दिए गए प्रतिबंध से अब हमें पता है कि किसी अवयव के इन्वर्स का इन्वर्स वो खुद ही होता है, तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच। अतः संक्रिया जो है हमारी स्टार एच में समृद्ध है, ठीक है। तो समृद्ध गुणधर्म भी प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं साहचर्य गुणधर्म की। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई इक्वेशन बड़े सेट में लागू होती है, इक्वेशन मान लेते हैं x इक्वल टू वाई, ठीक है, तो वो छोटे सेट में भी लागू होगी, क्योंकि पूरे के पूरे बड़े सेट पे लागू हो रही है। जो नियम, ठीक है, इक्वालिटी वाला नियम, बिलोंग्स टू वाला नियम के लिए नहीं कहेंगे, जो इक्वल वाला जो भी रिलेशन होते हैं अगर बड़े सेट में लागू होते हैं तो उसके अंदर के सभी सबसेट में वो नियम लागू होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, चूंकि जी में साहचर्य नियम लागू होता है तथा एच जो है जी का उप समुच्चय है, छोटा सेट है, अतः एच में भी संक्रिया स्टार के लिए साहचर्य गुणधर्म लागू होगा, ठीक है। चारों नियम लागू हो गए, अतः एच कोमा स्टार जो है एक ग्रुप बनाएगा, और ग्रुप है और ये सबसेट है जी का। इसका मतलब हो गया कि एच जो है जी का क्या है, सब ग्रुप, उप ग्रुप है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने थ्योरम का प्रूफ कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि अगर H को सब ग्रुप दिखाना है तो हम क्या करेंगे, H में दो अवयव लेंगे, उनके बीच में इस प्रकार की संक्रिया करवाएंगे। ए स्टार बी नहीं करवाना, हमें करवाना ए स्टार बी इनवर्स। तो अगर ये ए स्टार बी इनवर्स H के अंदर है तब हम क्या कहेंगे, ये H जो है वो क्या है, G का सब ग्रुप है, ठीक है। तो यही कंडीशन हम यूज करेंगे बार बार। एक नोट डाल के लिख रहा हूं मैं कि गुणा संक्रिया के लिए क्या होगा, गुणन संक्रिया के लिए उपग्रुप का जो प्रतिबंध है, उपग्रुप का कंडीशन है, प्रतिबंध, ये क्या होगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। ये गुणा के लिए हो गया। और वैसे भी हम स्टार लगाए नहीं लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे कि हमने लास्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस किए हैं। तो इसका मतलब है ए बी इनवर्स का मतलब हो गया गुणा संक्रिया। अब मान लो मुझे प्लस संक्रिया लगानी है, तो योग संक्रिया के लिए क्या होगा, क्योंकि योग संक्रिया के लिए हमें पता है कि जो इन्वर्स होता है उसको माइनस से लिखते हैं। तो योग संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, ए माइनस बी जो है वो एच के अंदर होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, अब एक इम्पोर्टेंट थ्योरम की बात करते हैं। जो अभी जो कंडीशन हमने देखी ए बी इन्वर्स, ठीक है, कोई भी दो अवयव के लिए आपका ए स्टार बी इन्वर्स जो है वो एच में होना चाहिए। वो किसी भी ग्रुप के लिए है, चाहे वो परिमित ग्रुप हो या फिर अपरिमित ग्रुप हो। लेकिन अगर परिमित ग्रुप होता है तो हमें ए बी इन्वर्स की ज़रूरत नहीं है, हम ए इंटू बी करेंगे केवल। तो थ्योरम लिखते हैं पहले, इसके बाद में समझते हैं इसको। तो थ्योरम कहती है किसी परिमित ग्रुप G का कोई अरिक्त समुच्चय H
एक सब ग्रुप होता है, एक उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H हो तो हमारे पास ए बी किसके अंदर होना चाहिए, एच के अंदर होना चाहिए। तो ये हमें प्रूफ करना है इसको। तो केवल ये क्या करना है, समृद्ध गुणधर्म प्रूफ करना है और कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। तो हमें इन्वर्स की भी ज़रूरत नहीं है अगर परिमित ग्रुप है तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे, क्या कंडीशन है, चलो ये देखते हैं। तो पहले आवश्यक प्रतिबंध करते हैं। तो आवश्यक प्रतिबंध तो बिल्कुल ईजी है, आवश्यक प्रतिबंध। तो व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन, तो मान लेते हैं कि H क्या है, सब ग्रुप है। माना H जो है G का क्या है, उपग्रुप है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी किसके अंदर होगा, H के अंदर होगा। तो अगर सब ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होगा कि H जो है स्वयं क्या है, एक ग्रुप है। ग्रुप है तो अतः समृद्ध गुणधर्म से क्या होता है, समृद्ध गुणधर्म से A स्टार B बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू H। तो ये कंडीशन तो हमारी समृद्ध गुणधर्म से ही सही हो गई। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका पर्याप्त प्रतिबंध कैसे प्रूफ करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन यानी कि पर्याप्त प्रतिबंध। तो हम ये मान लेते हैं, माना प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू H के लिए ए बी किसके अंदर है, H के अंदर है। ये हमारी कंडीशन हो गई। अब हमें प्रूफ करना है कि H क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो आपका समृद्ध गुणधर्म हो गया, साहचर्य गुणधर्म भी आपका हो जाएगा। क्यों, तो समृद्ध गुणधर्म तो ये हो गया क्योंकि संक्रिया G में साहचर्य नियम का पालन करती है, साहचर्य नियम का पालन करती है। वेट, अतः संक्रिया जो है H में भी साहचर्य नियम का पालन करेगी, क्योंकि इक्वालिटी वाली जो टर्म्स होती है वो हमेशा बड़े सेट में है तो छोटे सेट में भी लागू होती है। ऑलराइट, तो समृद्ध गुणधर्म हो गया जो कि दे ही रखा था, साहचर्य गुणधर्म हो गया। अब दो बचे हैं आपके पास, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। तो किस प्रकार से हम तत्समक अवयव प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन यानी कि खुद से कुछ हमें बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि A जो है कोई अवयव है, माना A बिलोंग्स टू H कोई अवयव है। A H के अंदर है तो A स्क्वायर यानी कि A स्टार A भी H के अंदर होगा, A क्यूब यानी कि A स्टार A ये भी H के अंदर होगा। इसी प्रकार से A की पावर m-1 H में होगा, A की पावर m भी H के अंदर होगा। ठीक है, तो G क्या है, परिमित ग्रुप है। तो हम ये मान लेते हैं, स्टार्टिंग में हमें लिखना चाहिए था कि G जो है, यहीं पे लिख लेता हूँ शुरू में, तो ऊपर लिख देता हूँ, माना G एक परिमित ग्रुप है। क्योंकि परिमित नहीं होगा तब हम ये प्रूफ नहीं कर सकते। परिमित ग्रुप है तथा ग्रुप का जो ऑर्डर है वो किसके बराबर है, इसको मैं मान लेता हूँ m के बराबर, n मान लेता हूँ, सॉरी n मान लिया, चलो ठीक है। अब ये सारे के सारे अवयव A स्क्वायर A क्यूब A की पावर m-1 AM किसके अंदर है, H के अंदर है। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार, A स्क्वायर A क्यूब, इस प्रकार से ये सारे के सारे अवयव जो है H के अवयव है। ठीक है, परंतु G एक परिमित ग्रुप है, परिमित ग्रुप है। तो G का
प्रत्येक उपसमुच्चय भी परिमित ही होगा, क्योंकि परिमित में अपरिमित तो होगा नहीं। उप समुच्चय भी परिमित समुच्चय होगा। तो परिमित समुच्चय है, इसका मतलब ये जो सारे के सारे हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो क्या है, अनंत तक चलता रहेगा। आप जितने भी चाहो उतने पावर निकाल सकते हो, सारे के सारे किसके अंदर रहेंगे, h के अंदर रहेंगे। लेकिन h क्या होगा, परिमित है। परिमित होने का मतलब ये हुआ कि इसमें ऐसा हमारे पास होगा कि कुछ कोई ना कोई अवयव जो है वो रिपीट हो रहे होंगे, बार बार आ रहे होंगे, तभी जाके इन्फानाइट बन रहे हैं। तो हम ये मान लेंगे कि अतः पूर्णांक r तथा s इस प्रकार होंगे कि ये जो a की पावर r है वो a की पावर s के बराबर होगी। यानी कि कोई ना कोई दो अवयव तो बराबर होंगे। जहाँ r को मैंने बड़ा मान लिया, s को मैंने छोटा मान लिया, और पॉजिटिव पावर्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको एक काम करूँ, a की पावर -s से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a की पावर -s से मैंने राइट साइड में मल्टीप्लाई किया। आपको पता होगा ग्रुप में हमेशा हम a की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर संक्रिया करवाते हैं, जो भी हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया a की पावर r-s इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तत्समक अवयव हो गया। क्यों, क्योंकि चूंकि r-s आपका धनात्मक है और a की जितनी भी धनात्मक पावर है वो सब किसके अंदर है, a के अंदर है। ठीक है, अतः तथा r-1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृत संख्या है या फिर धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो a की पावर r-s है वो किसके अंदर होगा, h के अंदर होगा। और ये हो गया आपका e, यानी कि e क्या है, h के अंदर है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, अतः जो संक्रिया का तत्समक अवयव है, संक्रिया का जो तत्समक अवयव है H में एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है। तो ये तो बात हो गई तत्समक अवयव की। अब प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, तो प्रतिलोम के लिए नाउ ये जो r-s है ये क्या है, आपका प्राकृत संख्या है। ठीक है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, जो भी है। तो अगर मैं बात करूँ r-s-1 की, तो ये कम से कम 0 तो होगी, 0 1 2 3 हो सकती है। कब, अगर ये 1 है तो ये 0 होगी, ये 2 है तो ये 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a की पावर r-s-1 किसके अंदर होगा, h के अंदर होगा। क्योंकि a की पावर 0 भी बिलोंग कर रही है, a की पावर 1 भी बिलोंग कर रही है, सारी की सारी a की पावर जो है वो h के अंदर बिलोंग कर रही है। अब हम बात करते हैं नाउ a की पावर r-s किसके बराबर है, e के बराबर। दोनों तरफ हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a इनवर्स हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया a की पावर r-s-1 इक्वल टू a इनवर्स। तो a इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, h में, क्योंकि a की पावर r-s-1 किसके अंदर है, h के अंदर है। तो इस प्रकार h के प्रत्येक अवयव a का जो इन्वर्स है प्रतिलोम, वो h में एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि h जो है g का क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, या फिर पहले हम ये लिख लेते हैं, h जो है एक ग्रुप है। पहले तो ग्रुप हुआ और फिर हम सब ग्रुप लिख लेते हैं। तो अतः h जो है g का एक सब ग्रुप उपग्रुप है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो फाइनाइट के केस में हमें केवल प्रूफ करना होता है a स्टार b। अगर मैं नोट की बात करूं, एक नोट लिखता हूं पहले मैं, h जो है g का कोई अरिक्त उपसमुच्चय, ग्रुप g का कोई
अरिक्त समुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय। एच जी का उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन ये है ए स्टार बी जो है वो एच के अंदर होना चाहिए प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू एच के लिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि ए इनवर्स एच के अंदर होना चाहिए फॉर ऑल ए बी ए बिलोंग्स टू एच के लिए। तो इस टेस्ट को बोलते हैं टू स्टेप टेस्ट, क्योंकि ये दो स्टेप में टेस्ट हो रहा है इसलिए इसको टू स्टेप टेस्ट बोलते हैं, और इन्हीं को आपस में कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास वन स्टेप टेस्ट बनेगा, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ किया है ये वाला। तो इसको हम वन स्टेप टेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाला जो अभी हमने लिखा है उसको बोलते हैं टू स्टेप टेस्ट, क्योंकि ये दो स्टेप में हो रहा है। अब ये कोई भी ग्रुप के लिए है, चाहे वो परिमित हो अपरिमित हो, लेकिन जब परिमित होता है तो ये वाली कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमें केवल एक ही कंडीशन से हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो आज के इस रोमांचक सफ़र का सार क्या है कि जब किसी बड़े ग्रुप का कोई छोटा सा हिस्सा उन सभी नियमों का पालन करते हुए खुद भी एक परफेक्ट ग्रुप बन जाए तो उसे कहते हैं सब ग्रुप यानी कि उपसमूह। हर ग्रुप में दो ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं, एक होता है आपका आइडेंटिटी और एक होता है जी खुद। इसके अलावा जो भी सब ग्रुप होंगे उन्हें हम कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप यानी कि उचित उपसमूह। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब ग्रुप को साबित करने के लिए सभी चार नियमों को चेक करना जरूरी नहीं है, बस एक नियम चेक करेंगे कि ए स्टार बी इनवर्स किसके अंदर होना चाहिए, एच के अंदर होना चाहिए, बाकी हमें कुछ भी चेक नहीं करना है। ठीक है, तो बस इस साइंस के क्लब और जादू स्कैनर को याद रखिए, सब ग्रुप कभी आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कुछ और थ्योरम्स के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे पास, अभी तो हमने एक सब ग्रुप पढ़ा, लेकिन क्या होगा कि जब हमारे पास दो सब ग्रुप दे रखे हैं तो अगर मैं उनका यूनियन कर दूं तो क्या वो सब ग्रुप रहेगा या फिर नहीं रहेगा। सेम चीज़ क्या मैं उनका इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो सब ग्रुप रहेगा या नहीं रहेगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सिर्फ अक्षरों का खेल नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन सिमेट्री और पैटर्न्स को देखने का चश्मा है। आप बहुत शानदार कर रहे हैं, खुद पर विश्वास रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हाँ, इन जादुई नियमों से दोस्ती कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए और गणित का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।